और बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। सर्दी में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में कोरोना को लेकर हालात अब बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। तो दिल्ली से सटे राज्यों में कोरोना संक्रमण फैलने का डर अब बढ़ गया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी आज 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना को लेकर बैठक करने वाले हैं। थोड़ी देर में यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरू हो जाएगी, जिसमें सीएम योगी भी शामिल होंगे। बैठक में कोरोना महामारी से निपटने के उपाय और कोरोना वैक्सीन पर चर्चा होनी है। वहीं सीएम योगी आज सुबह 10 बजे टीम 11 के साथ कोविड-19 को लेकर बैठक करेंगे और दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री मोदी के साथ होने वाली कोरोना मुद्दे पर बैठक में भी वो शामिल होने वाले हैं। कुल मिलाकर कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए प्रशासन शासन सभी एक्टिव मोड में है। इसी कड़ी में आज ये बेहद अहम बैठक होने जा रही है, जब प्रधानमंत्री मोदी 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद करेंगे। चर्चा इस बात पर होगी कि कोविड के बढ़ते मामलों को कैसे रोका जाए और क्या कुछ प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं, और साथ ही साथ कोरोना वैक्सीन को लेकर भी चर्चा हो सकती है। खास बात यह है कि इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होने वाले हैं। हालांकि इस बैठक में शामिल होने से पहले वो टीम 11 के साथ बैठक करेंगे और उस बैठक में वो फीडबैक लेंगे कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में इस वक्त कैसे हालात बने हुए हैं और शासन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही साथ कोविड की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन हो रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है, इस बात को लेकर भी फीडबैक सीएम लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, लेकिन उससे पहले सीएम योगी टीम 11 के साथ बैठक करेंगे और फीडबैक लेंगे अधिकारियों से कि अभी तक जितनी भी गाइडलाइंस लागू की गई हैं उनका सख्ती से पालन हो पा रहा है या फिर कुछ और कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ कोविड का जो ये ठंड के दौरान प्रकोप देखने को मिल रहा है, इससे निपटने को लेकर और क्या कुछ प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर भी चर्चा हो सकती है। लखनऊ से अलाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरठ से निखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ सर्वेश हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। अलाउद्दीन, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। आपसे थोड़ी देर बाद टीम 11 के साथ बैठक होने जा रही है सीएम की, और उसके बाद प्रधानमंत्री के साथ भी बैठक में वो शामिल होने वाले हैं। आपके पास क्या अपडेट, क्या जानकारी है? देखिए, उत्तर प्रदेश में एक लहर कोरोना की चल चुकी है और उत्तर प्रदेश में तादाद जरूर बढ़े थे, लेकिन इस बार विशेषज्ञों का कहना है कि अब से कुछ दिन बाद यानी कि जो कोरोना की सेकेंड वेव आ रही है वो न सिर्फ बेहद खतरनाक होने वाली है बल्कि उससे आंकड़ा 3 से 5 गुना तक बढ़ सकता है। तो बेहद चिंताजनक ये बात है और शायद इसीलिए तमाम जगहों पर ये बात कही जा रही है कि तैयारियां पहले से मुकम्मल कर ली जाए, क्योंकि हमने एक वेव देख लिया है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश को एक मॉडल राज्य करार दिया गया है। WHO ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश की कार्यप्रणाली की जो है प्रशंसा की है, बल्कि प्रधानमंत्री ने भी उत्तर प्रदेश की प्रशंसा की है। तो ऐसे में जो सेकंड वेव है उसको लेकर के मुकम्मल तैयारी की रूपरेखा बनाई जा रही है। तमाम सीमोस को, तमाम एडीज जो है उत्तर प्रदेश के जनपदों में कार्यरत, साथ में मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं 2 डिपार्टमेंट के तहत काम करते हैं, एक तो स्वास्थ्य विभाग है, दूसरा मेडिकल एजुकेशन। दोनों का समन्वय कैसे बेहतर बने, जो कि हमने फर्स्ट फेज में देखा था, अब सेकंड फेज में भी उस वेव को कैसे रोका जाए, इन तमाम मुद्दों पर बात होगी। हालांकि रोड मैप पूरा तैयार है, लेकिन एक साथ में तैयारी का जो पूरा जो है समीकरण है उसको इस तरह से बनाना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो एक थोड़ी सी कमी रह गई थी उस कमी को कैसे बेहतर किया जाए, क्योंकि शहरों में तो बड़े स्तर पर देखा गया था, चीजें सरकारी अस्पतालों में ठीक कर ली गई थी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में चीजों को बेहतर करना अभी भी एक बड़ा लक्ष्य है। और आज शायद इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा भी होनी है। अलाउद्दीन, आप बने हमारे साथ, अनूप का रुख कर लेते हैं। अनूप दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या अपडेट है आपके पास अनूप? देखिए, बता दूं कि थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होगी। 2 भागों में इस बैठक को बांटा गया है। पहले भाग में 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करेंगे। ये वो राज्य होंगे जहां पर कोरोना महामारी का प्रकोप जो है वो सबसे ज़्यादा है, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्य हैं, उनके मुख्यमंत्री होंगे। इस बैठक में खास तौर पर किस तरीके से आगे कोरोना महामारी के रोकथाम को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार आगे बढ़ सकती है, उस पर चर्चा की जाएगी। और इस बैठक के बाद
दूसरे भाग में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करेंगे। देखिए, खास तौर पर जो राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होगी उसमें कोरोना महामारी को लेकर तो जरूर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा जिस तरीके से चर्चा है कि वैक्सीन जो है वो 2-3 महीनों में बाजार में आ जाएगी, ऐसे में राज्यों की क्या तैयारी है वैक्सीन वितरण को लेकर के, क्योंकि सबसे कह सकते हैं कि बड़ी चुनौती राज्यों के साथ और केंद्र सरकार के साथ ये है कि किस तरीके से वैक्सीन का वितरण किया जाए। सरकार चाहती है कि हर घर तक वैक्सीन जो है वो जल्द से जल्द पहुंचे, तो इसको लेकर के जरूर एक रोड मैप तैयार करने की कोशिश और एक चर्चा कि किस तरीके से वितरण किया जाए, इसको लेकर आज मुख्यमंत्रियों के साथ की जाएगी। ठीक है अनूप, आप बने रहे हमारे साथ। प्रयागराज चलते हैं जहां से सर्वेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती है, एक तो ये कि त्योहारी सीजन चल रहा है और दूसरा ठंड भी लगातार बढ़ती जा रही है। बढ़ती ठंड के बीच कोरोना के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। इस दोहरे चुनौती से निपटने के लिए प्रशासन की क्या तैयारियां हैं प्रयागराज में? देखिए, प्रशासन निश्चित तौर पर इस चुनौती से निपट रहा है और जिस तरह से कोरोना के मामले सर्दियों में बढ़ रहे हैं, पहले कोरोना के मामले कम हुए थे लेकिन एक बार जब सेकेंड वेव आई है तो फिर से बढ़े हैं और अब तक 26,000 से ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव मरीज आ चुके हैं और 1,090 मरीज अभी भी इस समय एक्टिव केस है। और ये कह सकते हैं कि कोरोना का लगातार खतरा बढ़ा हुआ, चूंकि सालग है, शादियां चल रही हैं, तो जिस तरह से राज्य स्तर पर आदेश जारी किए गए हैं, जिले में भी डीएम ने आदेश जारी किया कि अब शादी बारातों में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। दूसरी और जो अस्पताल हैं वहां पर भी पुख्ता इंतजाम करने के आदेश दिए गए हैं कि अगर कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ती है तो उनके इलाज की बेहतर सुविधा की जाए। और आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट भी लगातार कोरोना के मामलों को लेकर संवेदनशील है। क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाली और बेहतर इलाज की मांग को लेकर जो जनहित याचिका कायम हुई थी उस मामले में कल सुनवाई हुई थी और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की डिवीजन बेंच ने एसएसपी प्रयागराज को तलब किया था, क्योंकि इस मामले में कोर्ट ने पहले कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था और कोर्ट कमिश्नर ने यह कहा था कि जिस तरह से मास्क अनिवार्य रूप से लोगों को पहनने के लिए पुलिस फोर्स की तैनाती के लिए प्रशासन ने हलफनामा दिया था, उसके मुताबिक चौराहों पर जगह जगह पर पुलिसकर्मी नहीं तैनात है और इसको लेकर कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। एसएसपी को आज दोबारा तलब किया है और कोर्ट ने यह कहा है कि वो इसको इंश्योर करें कि हर तरह से लोग मास्क पहने और कोविड का जो संक्रमण है उसको रोका जा सके। मेरठ चलते हैं, निखिल वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल, लॉकडाउन में तो ठीक था कि ज्यादा आवागमन नहीं चल रहा था, दिल्ली एनसीआर में ज्यादा मूवमेंट नहीं थी, लेकिन अब चूंकि लॉकडाउन नहीं है तो बड़े पैमाने पर मूवमेंट हो रही है। अब इस मूवमेंट से निपटने के लिए या फिर लोगों को जागरूक करने के लिए, उनको समझाने के लिए कि खतरा अभी टला नहीं है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से? देखिए, प्रशासन की तरफ से कदम उठाना तो लाजमी है क्योंकि कोर्ट का डंडा भी है और यूपी सरकार इसके लिए जागरूक भी है, लेकिन इसमें लोगों को खुद सुधरना होगा। जिस तरीके से कल आईजी रेंज मेरठ ने कहा कि अब सीसीटीवी और सोशल मीडिया का संज्ञान लेकर लोगों का चालान करना पड़ेगा। 6 करोड़ से ज्यादा की धनराशि अब तक रेंज में वसूली जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग सुधरने को तैयार नहीं है। तो लोगों को एक मेंटल स्टेटस अपना क्रिएट करना पड़ेगा कि बिना मास्क के कोरोना की जंग नहीं जीती जा सकती। पूरे लॉकडाउन में सरकारों ने इसे समझाया, लेकिन उसके बाद भी आलम यह है कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में लोग सुधरने को तैयार नहीं है और जितने भी ऐसे इलाके हैं वहां कोरोना के केसेस फैलते जा रहे हैं। बात करें अगर मेरठ की, तो मेरठ में ही ये आंकड़ा 16,500 के पार पहुंच गया है, लेकिन जो एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या कम है, लेकिन लगातार जो केसेस आ रहे हैं वो भी 200 के आसपास आ रहे हैं। तो यानी इतने बड़े पैमाने पर जब टेस्टिंग हो रही है, केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि बिना मास्क के सड़क पर चलना खतरनाक है, वो कहीं ना कहीं कोरोना के शिकार हो सकते हैं। तो लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। रही बात प्रशासनिक तैयारियों की, तो प्रशासन ने बड़े स्तर पर जो इलाज है उसको हाईटेक बनाने की तैयारी की है। इसके अलावा जो पुलिस है उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अब चौराहों अब ई चालान की तर्ज पर यहाँ पे चालान किए जाएंगे। यानी अगर आप एनसीआर में घर से बाहर निकलते हैं तो आपका ई चालान किया जा सकता है और जुर्माने की जो राशि है वो आपके घर चालान बेचकर वसूली जा सकती है। ठीक है निखिल, प्रशासन तो सख्त है लेकिन लोगों को भी सहभागिता निभानी होगी अगर कोरोना से इस जंग को जीतना है तो। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। इसी बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से है। किन्नर अब लोगों को जागरूक करेंगे, कोरोना से लोगों को जागरूक करेंगे किन्नर। परिवहन विभाग ने अनोखी पहल की है। राजधानी के चौराहों पर किन्नर अब लोगों को जागरूक करते हुए नजर आएंगे। किन्नरों की 6 टीमें चौराहों पर तैनात होंगी जो लोगों को समझाएंगी कि कोरोना से बचने के लिए
मास्क लगाना बेहद जरूरी है। खतरा अभी टला नहीं है और जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। जो संदेश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया जा रहा है उसी संदेश को अब किन्नर भी आगे बढ़ाएंगे। बाकायदा इसके लिए 6 टीमों का गठन किया गया है जो लखनऊ के अलग अलग चौराहों पर तैनात होकर लोगों को जागरूक करने वाली हैं। परिवहन विभाग की तरफ से यह अनोखी पहल राजधानी में की जा रही है। दिल्ली एनसीआर में अगर आपने सड़क पर कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन किया तो फिर ई चालान आपके घर पहुंच जाएगा। भीड़भाड़ वाले इलाकों में सीसीटीवी कैमरे से लोगों पर नजर रखी जा रही है। मेरठ रेंज के सभी जिलों में करीब 6 करोड़ से अधिक की रकम अब तक वसूली जा चुकी है। चालान के तौर पर 24,000 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी अब तक दर्ज की जा चुकी है। लेकिन इन सब के बावजूद लोग सुधरने को तैयार नहीं है, लिहाजा प्रशासन अब ई चालान भेजने की तैयारी कर रहा है। दिल्ली एनसीआर में कोरोना की वेव अब डेंजरस लेवल तक आ चुकी है। अगर आप मेरठ की बात करें तो आंकड़े 250 के पार नजर आते हैं। ऐसे में रेंज पुलिस ने अब कमर कस ली है। अगर आप घर के बाहर बिना मास्क के निकले तो चालान होना निश्चित है। देखिए, सर्वप्रथम बताएं कि इस पर्टिकुलर टाइम पर हम लोगों को बहुत अधिक सतर्कता की आवश्यकता है। इसके लिए व्यापक निर्देश सभी एसपीज को दे दिए गए हैं। अब तक 11,159 के मुकदमे पंजीकृत हुए हैं और साथ ही साथ 24,000 से ज़्यादा इसमें अभियुक्त रहे हैं। पहला काम यह है कि हम लोग स्पेशल टास्क फोर्स के माध्यम से इसका जल्दी से जल्दी प्रोसिक्यूशन कराने की बात इसमें कर रहे हैं ताकि लोगों को ये न लगे कि सिर्फ चालानी रिपोर्ट है, इसमें मुकदमे में इसमें सजा भी होने के प्राविधान है और उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सेकेंडली, जिसमें जहाँ जहाँ पर सीसीटीवी फुटेजेस हमें मिलेंगे, जो जो वल्नरेबल प्लेसेस हैं, वहाँ पर इसको हम लोग सुनिश्चित कराएंगे कि जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनके पास 188 का जो मुकदमे की रिपोर्ट है, चालानी रिपोर्ट है, वो उनके घरों को भेजी जा सके ताकि एक बेहतर डिटरेंस हो। उद्देश्य ये है कि सभी लोग मिल करके इसमें साथ दें। प्रशासन, पुलिस पूरी तरह से तत्पर है। अगर हम लोग सब मिल करके करेंगे इस पूरी लड़ाई में एकजुटता, तो निश्चित तौर पर हम सफल होंगे। और इन्फोर्समेंट को अब हम और टेक्निकल आयाम देते हुए अब हम इसको जैसे ई चालानिंग ट्रैफिक में करते थे, अब हम इसमें फेस मास्क न लगाने वालों पर निश्चित तौर पर प्रभावी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। घर बैठे उनको एफआईआर संबंधी सूचना 188 की प्राप्त हो सकती है, जो कि एक व्यापक साक्ष्यों के आधार पर होगी। यानी अगर दिल्ली एनसीआर में आप घर से बाहर निकले और बिना मास्क के किसी सीसीटीवी में कैद हुए तो फिर चालान होना निश्चित है, मुकदमा भी होगा और पुलिस अब सजा देने के मूड में भी है। कैमरामैन अभिषेक शर्मा के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। कानपुर से एक बड़ी खबर है जहां पर कुली बाजार में मकान गिरने से 18 परिवारों की गृहस्थी बर्बाद हो गई है। हादसे में घायल एक बुजुर्ग राकेश शर्मा की इलाज के दौरान मौत हो गई। यह हादसा इमारत के पास में निर्माण कार्य के लिए बेसमेंट की खुदाई के दौरान हुआ। मृतक राकेश शर्मा को पुलिस ने रेस्क्यू कर घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। कानपुर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। बिल्डिंग गिरने से 18 परिवारों की गृहस्थी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है और मलबे में दबने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल यहां पर पूरा हो गया है। शुरुआती जानकारी यही मिल रही है कि इस इमारत के पास में निर्माण कार्य चल रहा था। बेसमेंट के लिए जो खुदाई हुई थी उसके चलते ये इमारत ढह गई। कानपुर से अमित गंजू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी, क्या अपडेट है इस हादसे के बारे में? देखिए अमित, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल लगभग 8 और 9 के बीच ये हादसा हुआ। इस वक्त मैं उसी जगह खड़ा हूँ। मैं अपने कैमरामैन आशीष पांडे से कहूँ, देखिए उसके बाद से ये पूरा एरिया को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। अंदर जेसीबी और पॉकलैंड अभी भी लगी है क्योंकि मलबे को हटाने का काम प्राथमिकता थी, जिसको पूरी शिद्दत के साथ पुलिस के अधिकारी कर रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम रात भर लगी है। हमारे साथ एडीएम सिटी खुद मौजूद है, ये उनसे बात करते हैं। एडीएम साहब, कल के से लेकर अब तक क्या अपडेट है? जो व्यक्ति घायल अवस्था में मिले थे, कल एक व्यक्ति घायल अवस्था में मिले थे, उनको निकाल कर त्वरित उपचार के लिए भेज दिया गया था। उसके अलावा एसडीआरएफ यहाँ पे है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, अपना कार्य कर रही है। आसपास के घर जो हैं वो खाली करा लिए गए हैं और पुलिस प्रशासन काफ़ी मुस्तैद है और हम लोग जो हैं बचाव कार्य में लगे हुए हैं। मैं आपको अमित बताना चाहूंगा, मैं थोड़ा दृश्य अपने कैमरा में से कहूंगा। ये देखिए, ये वो लोग खड़े हैं जो इस मकान में थे, जो आई विटनेस हैं, जिनके सामने सब वाकया हुआ। आप देखिए कैसे बिलख रहे हैं, कैसे रो रहे हैं ये परिवार। ये महिला पीड़ित है क्योंकि इसके परिवार का एक सदस्य आज इस यहाँ नहीं है। जितने भी लोग आप देख सकते हैं इस कैंपस में। मैम, कल हुआ है क्या? आप तो प्रत्यक्षदर्शी, हुआ क्या? कल ये हुआ, कल सवेरे से एक जगह दरार पड़ी,
तो हम लोग बोले कि दरार जाने पड़ गई है। अब सब कोई घबरा गए, कोई सब आदमी काम से निकल गए। दोपहर को और खिल गई, शाम के समय और खिल गई। तो सब कोई हम लोग खड़े कह रहे थे 7-8 बजे कि मकान झरझर, और मट्टी गिर रही थी उधर की तरफ, पूरी झरझर झरझर हमारी बहू की तरफ सब गिर रही थी। और बस यही खड़े खड़े हम लोग बात कर रहे थे। इतने में हमारा भतीजा राकेश 7:30 बजे का समय होगा, वो सो गया था। वो उठा तो हम उससे कह रहे, राकेश बोला क्या हो गया? मैंने कहा अरे बेटा तू हट जा, देख बीनू को दरवाज़ों गिर रहा है, कैसी गिर रही है मट्टी। वो पेशाब करने खड़ा हुआ बेटा। इतने में पूरी बिल्डिंग और राकेश उसके ही संग चला। तो देखिए कितना दुखद है ये पूरा। जितने लोग हैं कैमरे की नज़र में आ सकते हैं, ये सब वही लोग हैं जो इस पूरे इन 3 बिल्डिंग्स में रहते थे। उसके बाद से जब ये खाली कराया गया, ये सब यहाँ परिवार यहाँ मौजूद है। अब प्रशासनिक अधिकारी इनको कहीं ना कहीं शिफ्ट कराने की बात चल रही है, क्योंकि जिस प्रकार से पूरे कैंपस को क्लीन आउट कर दिया गया, कैंपस को हटा दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये लोग जो इस मकान में रहते थे आज खुले आकाश के नीचे बैठे। अब सबसे बड़ी बात, पुलिस ने मुकदमा तो जरूर लिख दिया है उन लोगों के खिलाफ जिनकी नेग्लिजेंस से ये इतना बड़ा हादसा हुआ। क्योंकि कानपुर की अगर बात की जाए अमित, तो यहाँ ऐसे लगभग 614 और ऐसे मकान हैं जो नगर निगम की लिस्ट में है, जो जर्जर हालत में है। अब बेसमेंट की खुदाई 50 फीट तक करना, कहीं ना कहीं आसपास के, मैं कैमरामैन से फिर कहूंगा, देखिए कितने अगर हम दृश्य दिखाएं, आसपास अभी तमाम और तो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, क्योंकि कैमरे की नजर दरार तक अगर पहुंच सकती है तो मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए कैसे दरारें होगा नगर निगम को, और वक्त रहते कदम उठाने होंगे ताकि आगे कोई और हादसा ना होने पाए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी। और एक बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर 6 महीने में सभी खाली पद भरे जाएंगे। सीएम योगी ने आदेश दिया है। कई विभाग नई भर्ती के प्रस्ताव देने में देरी कर रहे हैं। 29 विभागों में 100 से अधिक पद खाली हैं। सबसे ज्यादा परिवार कल्याण विभाग में पद खाली हैं। अब ये सुनिश्चित किया जाएगा कि 6 महीने में इन खाली पदों को भरा जाए। ये आदेश सीएम योगी की तरफ से दिए गए हैं। बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, अगले 6 महीने में खाली पड़े सभी पद भरे जाएंगे। सीएम योगी ने बाकायदा इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है। कई विभागों में नई भर्ती के प्रस्ताव देने में देरी हो रही है। 29 विभागों में 100 से अधिक पद खाली हैं, जिनको अगले 6 महीने में भरा जाएगा। और सबसे ज्यादा परिवार कल्याण विभाग में पद खाली हैं। अजीत हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? देखिए बिल्कुल अमित, मुख्यमंत्री ने पहले ही कहा था कि जो खाली विभागों में पद है उनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए, लेकिन कई सारे ऐसे विभाग हैं जिन्होंने अपना डेटा नहीं दिया, उस पर कार्रवाई नहीं शुरू की, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने सख्त आदेश दिए हैं, नाराजगी भी जाहिर की है कि सभी लोग 6 महीने के अंदर इन पदों को जो भर्ती करने का सुनिश्चित करें। 29 विभाग ऐसे जहां 100 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, 1000 पद भी कई विभागों में खाली पड़े हैं। परिवार कल्याण में 9222 है, ग्राम विकास में 1600 पद हैं लगभग, बाल विकास में लगभग 3500 पद हैं। तो इन विभागों को सीएम की तरफ से साफ तौर पर निर्देश दिया गया कि पूरा खाका तैयार कर मुख्यमंत्री दफ्तर को अवगत कराएं और भर्ती प्रक्रिया तत्काल शुरू करें, जिससे अगले 6 महीने में इन सभी विभागों में लोगों को नौकरियां दिया जा सके और सरकार अपने वादे पर खरी उतरे। लिहाजा मुख्यमंत्री ने काफी सख्त दिखाया और नाराजगी भी जाहिर की है। अमित, ठीक है जीत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। पीएम स्ट्रीट वेंडर निधि योजना में यूपी अव्वल रहा है। योजना के तहत कर्ज देने में यूपी अव्वल रहा है। लाभार्थियों को कर्ज देने में यूपी ने पहला पायदान हासिल किया है। एमपी और तेलंगाना को छोड़ दिया है पीछे। यूपी ने पीएम स्ट्रीट वेंडर निधि योजना में यूपी टॉप पर बरकरार है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उधर अलीगढ़ में पुलिस टीम से दबंगों ने हाथापाई की है। 2 सिपाहियों को चोट आई है। आरोपियों को जबरन छुड़ाकर ले गए बीजेपी नेता। 3 विधायकों ने एसआई के साथ अभद्रता की है। दरोगा को गालियां भी दी हैं। थाना गांधी पार्क का यह मामला है। बड़ी खबर हम आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर विधायकों की दबंगई देखने को मिली है। पुलिस के साथ हाथापाई की है इन्होंने और 2 सिपाहियों को चोट भी आई है। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।